हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूके ट्रिपल एससी हिंदी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 71। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक पुलिस, ठीक है। तो गाइज़, इस वीडियो को हमने जो यूके ट्रिपल एससी का जनरल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया है। इसमें आपको सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके 20 में से 17 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। गाइज़, ये वीडियो आपको डेली सुबह 7 बजे मिल जाती है, ठीक है, सुबह 7 बजे मिल जाती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी नई चाल में ढली 1876 ईस्वी में, यह किसका कथन है? तो हिंदी नई चाल में ढली सन 1876 में, ये जो कथन है ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग जो है वो कब से कब तक था, ठीक है। जो भारतेंदु युग था गाइज, ठीक है, जो भारतेंदु युग था इसका टाइम पूछा जाता है। तो इसका टाइम आप याद रखेंगे 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो अतीत के चलचित्र ये एक रेखा चित्र है। अगर इसकी विधा पूछता है, इसकी विधा क्या है, तो ये एक रेखा चित्र है, ठीक है। इसकी विधा क्या है? ये एक रेखा चित्र है। तो किसका है ये? महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जो अतीत के चलचित्र है, अगर इसका पूछता है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1941 में। कब हुआ था? 1941 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है इससे संबंधित कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला था, ठीक है। पद्म भूषण जो है इनको कब मिला था? तो इनको पद्म भूषण जो मिला था ये मिला था 1956 में। कब मिला था? 1956 में। इनकी एक कीर्ति है यामा, ठीक है। यामा के लिए इनको 1982 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था गाइज? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि पद्म विभूषण कब मिला था इनको, ठीक है, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण कब मिला था, तो 1988 में मिला था। कब मिला था इनको? 1988 में। अब देखिए, इनको कुछ उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। महादेवी वर्मा को जो है कुछ उपनाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एक तो कहा जाता है इनको आधुनिक युग की मीरा, ठीक है। इनको आधुनिक युग की मीरा या आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर, ठीक है, याद रखेंगे, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ठीक है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसको कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। अब इनको हिंदी के विशाल मंदिर की जो सरस्वती कहा था ये किसने कहा था? निराला जी ने। किसने कहा था? निराला जी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो देखिए, ईमेल जो है ये किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत, ठीक है। तो ईमेल जो है ये किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संप्रेषक और श्रोता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, जो संप्रेषक होता है और श्रोता होता है उनके बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संचार माध्यम के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका
क्या अर्थ है, और ये यूके ट्रिपल एससी में एक बार पूछ भी रखा है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ होता है किसी काम का जो फल होता है वो तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है, किसी काम का फल जो है वो तुरंत नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए पहला ही है इसमें, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध होता है। ठीक है, तो निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19वीं शताब्दी से पूर्व तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कौन सा ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जो ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता था ये होता था पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम या विराम। ठीक है, आपको ऑप्शन में या तो इस तरह से मिलेगा, इसका साइन देखने को मिलेगा, या ये पूर्ण विराम देखने को मिलेगा, या आपको विराम, इसको विराम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि 19वीं शताब्दी से पूर्व तक जो है हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता था, पूर्ण विराम। अब देखिए जो बी ऑप्शन में जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अर्ध विराम। क्या कहा जाता है, इसको अर्ध विराम कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है योजक। ठीक है, अब देखिए ये तो योजक है, आपने एक इस तरह से भी देखा होगा, जैसे ये और इस तरह से भी। तो इस वाले को जो कहा जाता है निर्देशक कहा जाता है, इस वाले को निर्देशक। अब एक चिन्ह जो है आपने इस तरह से देखा होगा, ठीक है, ये तो बीच में है, इसका थोड़ा सा नीचे की साइड में हल्का, तो इसको जो कहा जाता है इसको रेखांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रेखांकन। तो ऑप्शन सी वाला जो है ये क्या हो जाता है, ये क्या कहलाता है, योजक। ये वाला जो चिन्ह होता है बीच में ये कहलाता है निर्देशक या डैश, और ये वाला जो चिन्ह होता है नीचे की साइड में थोड़ा सा बड़ा होता है ये कहलाता है रेखांकन। ऑप्शन डी में जो है ये लाघव चिन्ह है। ये कौन सा है, लाघव चिन्ह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह इस समय आता होगा उपयुक्त वाक्य में, ठीक है, कौन सा वाचक है, तो वह इस समय आता होगा, तो क्या है इसमें संदेह हो रहा है ना, तो ये संदेहवाचक है। कैसा है ये, संदेहवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये कैसा वाक्य है, देखिए अगर आपने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्यों की पहचान कर रखी होगी, तो इसलिए जो पहचान होती है किसकी होती है, संयुक्त वाक्य की। किसकी होती है, संयुक्त वाक्य की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नल से बूंद पानी पानी, ठीक है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा में उपयुक्त वाक्य में जो बूंद बूंद है ये क्या है, तो गाइस ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दीपक सो रहा है, ठीक है, दीपक सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। तो देखिए दीपक सो रहा है ये किस तरह का वाक्य है, तो ये इसमें किस तरह की क्रिया है, ठीक है, इस वाक्य में जो है किस प्रकार की क्रिया, तो अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अग्नि का विशेषण क्या है, तो देखिए अग्नि का जो विशेषण बनता है ये बनता है आग्नेय। क्या बनता है, आग्नेय। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा पुस्तक। ठीक है, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो संज्ञा है ये कौन सी है, पुरातनता। ठीक है, पुरातनता। ठीक है, पुरातनता, तो ये जो है इसमें संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण कौन थे। ठीक है, अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण कौन थे, तो ये कौन थे गाइज, तो ये थे हेमचंद्र। कौन थे, हेमचंद्र। अधिकतर लोग यहाँ पर स्वयंभू लगाएंगे जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, ठीक है, इस तरह से पूछेगा वो आपसे कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, ठीक है, तो अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा स्वयंभू। क्या हो जाएगा, स्वयंभू। अगर आपसे पूछेगा कि अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण कौन थे, तब आपको हेमचंद्र लगाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण पूछे तो अब आपको हेमचंद्र लगाना है। अगर वो आपसे पूछता है अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे, तब आपको स्वयंभू लगाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगत स्वर
ठीक है, आगत स्वर आ, ठीक है, जिसके ऊपर ये चंद्र बिंदी होती है इस टाइप से आधी वाली, ठीक है, ये वाली जो चंद्र बिंदी होती है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये किस भाषा का ये शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का है। किसका है ये, अंग्रेजी भाषा है और इसको आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखें इसको आगत स्वर कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उच्छिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए संधि पहचानने के लिए तो हमें सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उच्छिष्ट। ठीक है, ये उच्छिष्ट है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत प्लस शिष्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। ठीक है, तो अब इसको अब हलन से पहचान जाओगे कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत वाले होते हैं। तो इसमें संस्कृत वाला जो शब्द कौन सा है, मुद्रण। कौन सा है, मुद्रण। चलिए कमेंट के माध्यम से ये बताइए मुद्रण का जो है तत्भव क्या होगा। ठीक है, तत्भव जो है वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपरिमित किसका पर्यायवाची है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो अपरिमित जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, बहुत का। ठीक है, किसका होता है, बहुत का। देखिए बहुत के वैसे अनेक, ठीक है, अति, बहुत, प्रचुर, ठीक है, अपार। अब जो महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको याद रखने हैं इसमें। एक तो होता है अतीव। ठीक है, अतीव किसका होता है, अतीव पर्यायवाची होता है बहुत का। ठीक है, एक होता है अपरिमित हो गया। ठीक है, प्रभूत, प्रभूत भी याद रखना, प्रभूत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक होता है अपार। ठीक है, क्या होता है, अपार। और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है अमित। ठीक है, अमित भी किसका पर्यायवाची है, बहुत का। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं इसके बहुत के जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है। तो सघोष व्यंजन में से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माँ। ठीक है, माँ। और माँ जो है ये पंचमा अक्षर भी है। ठीक है, ये एक पंचमा अक्षर भी है। अगर आप कोई सा भी वर्ग ले लो, ठीक है, हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से होता है ना, हर वर्ग के 5 वर्ण होते हैं उसमें। तो पहला और दूसरा जो होता है ये होता है अघोष व्यंजन। क्या होता है ये, अघोष व्यंजन। ठीक है, ये जो होता है ये होता है अघोष व्यंजन। ठीक है, हर वर्ग के पहले और दूसरे। बात करें तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण की तो ये होते हैं सघोष व्यंजन। ये कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन। अब इसमें यहाँ से एक बात और देख लो, पहला, तीसरा और 5वां ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं अल्प प्राण। दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, तो गाइज़ ये आज के 20 क्वेश्चन थे। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से करना है और इसको कल वाली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है वो कब हुआ था, 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।